नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंतिम दौर में है पुरानी पेंशन के लिए 85 लाख एनपीएस कर्मियों की लड़ाई। दिल्ली में हुई पेंशन जयघोष महारैली। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन के मुद्दे पर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी अब एकजुट होकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर 3 रैलियां हो चुकी। अब इसी कड़ी में कल रविवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के बैनर तले पेंशन जयघोष महारैली आयोजित की गई। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के अलावा विभिन्न निगमों, बोर्ड एवं स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉयज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि सरकार को 2024 में गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाल करनी होगी। जी हां, वहीं डॉक्टर मंजीत पटेल के मुताबिक पेंशन जयघोष महारैली एक निर्णायक रैली साबित होगी। एनपीएस कर्मियों की एक ही मांग है कि देश में गारंटीकृत पुरानी पेंशन बहाल हो। केंद्र सरकार जिस एनपीएस स्कीम को आगे कर रही उसमें सुरक्षा का कोई भाव नहीं है। आपको बता दें कि देश में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हो रहा, मगर केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास करोड़ों कर्मचारियों का 18 माह का बकाया डीएडीआर देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोविड के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मियों का लगभग 35,000 करोड़ रुपए का डीएडीआर रिलीज नहीं किया था। राज्य सरकार के कर्मियों एवं पेंशनर्स को इसमें जोड़ा जाए तो ये राशि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए बनती है। इसके बाद कई बार कर्मचारी संगठनों ने सरकार से उक्त राशि को जारी करने की गुहार लगाई, लेकिन केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थिति ठीक न होने की बात कहकर डीएडीआर का बकाया भुगतान करने से मना कर दिए हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र के बीच योजनाओं से संबंधित बकाये के निपटारे को लेकर हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा शासित केंद्र सरकार जानबूझकर केंद्र योजनाओं का बकाया पश्चिम बंगाल के लिए रोक रही। वहीं केंद्र सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में केंद्रीय योजनाओं के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा। इसी विवाद के बीच बीते शनिवार को ममता बनर्जी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पत्र लिखकर पीएम मोदी से मिलने का समय मांगा है। वहीं कल रविवार को अलीपुरद्वार में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र की वजह से कई लोगों सामाजिक कल्याण योजनाओं से वंचित रह गए। अगर केंद्र समय पर राज्य को बकाया चुका देता तो हम ज्यादा लोगों को सामाजिक कल्याण योजनाओं से जोड़ पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद नकदी की गिनती अभी भी जारी है। अब तक 300 करोड़ रुपए की गिनती हो चुकी और नकदी की मात्रा को देखते हुए नोट गिनने वाली मशीनें और लोग भेजे गए। वहीं इतनी बड़ी मात्रा में कांग्रेस नेता के ठिकानों से नकदी मिलने के मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। हालांकि कांग्रेस ने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है। उसका साफ कहना है कि साहू का ये निजी मामला है, पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं भाजपा को भी आड़े हाथों लिया है। जी हां, उद्धव बाल ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद अगर साहू भाजपा में शामिल हो जाते तो उन्हें पहले कुछ नेताओं की तरह क्लीन चिट मत पकड़ा देना। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के मंत्रियों और उनके नेताओं से कहना चाहती हूं कि वे आज देश को आश्वासन दें कि अगर धीरज साहू कुछ समय बाद भाजपा में शामिल होते तो उन्हें क्लीन चिट नहीं मिलेगी। हमने महाराष्ट्र में 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला देखा है और जैसे ही वे भाजपा में शामिल हुए हर कोई इसे भूल गया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढू रविवार को सोनीपत के महलाना रोड पर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों के साथ जलघर में एक बैठक की है। उसके बाद किसान नेता ने एक कार्यालय का उद्घाटन किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता ने प्रदेश सरकार के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में किसान भाजपा को वोट नहीं देगा। वहीं उन्होंने लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या को लेकर जल्द बैठक करने की बात की है।
जी हां, सोनीपत पर किसान नेता अजय सिंह ने एक कार्यालय का उद्घाटन करवाया है। सोनीपत में उनका कोई भी कार्यालय नहीं था, जो एक अच्छी पहल है। वहीं ब्लॉक के प्रधान की नियुक्ति की गई। उन्होंने कहा कि जो सरकार ने एमएसपी को लेकर वादे किए थे, उन पर सरकार खरी नहीं उतर पाई है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग गई। जी हां, विधायक दल की बैठक में सहमति के बाद प्रदेश के बड़े आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री के लिए फाइनल हुआ है। बीजेपी की पर्यवेक्षक केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी महासचिव दुष्यंत कुमार ने रायपुर में विधायक दल के साथ बैठक की थी। विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के लिए चुना गया। जी हां, विष्णुदेव साय प्रदेश में बड़ा आदिवासी चेहरा है। 2020 से 2022 तक वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। विष्णुदेव साय सांसद और केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर अभी तक कोई औपचारिक तौर पर तारीख की घोषणा नहीं हुई, लेकिन सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अगले 10 दिनों के भीतर इस गठबंधन की बैठक हो सकती है। इस गठबंधन से जुड़े शीर्ष नेताओं ने इस ओर इशारा भी किया है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन की अगली बैठक का एजेंडा सीट शेयरिंग हो सकता है। इस बैठक के दौरान इस गठबंधन में सभी दल आगामी चुनाव में किस राज्य में अपने कितने उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं, इस पर भी चर्चा संभव है। जी हां, सूत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने अपने बीच चल रहे गतिरोध को भी दूर कर लिया है। इस गठबंधन की अगली बैठक कुछ दिन पहले ही होने वाली थी, लेकिन उस दौरान कहा गया कि अगर अभी बैठक हुई तो उसमें ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जैसे नेता शामिल नहीं हो पाएंगे। इस वजह से उस दौरान इंडिया गठबंधन की ये बैठक नहीं हो पाई थी। आपको बता दें कि बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन का गुटखा के लिए विज्ञापन का मामला फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में केंद्र सरकार ने एक अवमानना याचिका का जवाब दिया है। केंद्र ने इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ पीठ को सूचित किया कि उसने अभिनेता अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को गुटखा कंपनियों के लिए किए गए विज्ञापनों के संबंध में नोटिस जारी किया है। केंद्र के वकील ने शुक्रवार को हाई कोर्ट को सूचित किया कि इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है और ऐसे में तत्काल याचिका खारिज कर देनी चाहिए। दलील सुनने के बाद पीठ ने सुनवाई 9 मई 2024 के लिए तय की है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने पहले केंद्र सरकार को याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव होने में भले ही अभी कुछ महीने बाकी, लेकिन यूपी में बसपा अपने पूरे फॉर्म में आ चुकी है। रविवार को बसपा प्रमुख मायावती अपने भतीजे को आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। इसी के साथ मायावती ने 2024 में होने वाले चुनाव में जीत को लेकर सभी कैडरों को दोहरी मेहनत करने का मंत्र भी दे दिया। मायावती ने कहा, गरीबों, पिछड़ों और वंचित समाज को वोट हमारा राज तुम्हारा की शोषणकारी व्यवस्था से मुक्त दिलाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में दोगुनी मेहनत करनी होगी। मायावती ने रविवार को लखनऊ में पार्टी की अखिल भारतीय बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि देश में एक बार फिर कोविड-19 ने दस्तक दे दी। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में रविवार को 166 कोविड-19 के नए मामले सामने आए हैं। देश में इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 895 हो गई। सबसे ज्यादा ताजा मामले केरल में सामने आए हैं। सर्दियों की वजह से इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी फैल रही, जिसकी वजह से कोविड के मामले में बढ़ोतरी दर्ज होने की आशंका है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति की विपरीत यूपी की कई जिलों में माफियाओं पर नरमी बरती जा रही। जी हां, प्रदेश स्तरीय चिन्हित 68 माफियाओं में तमाम की संपत्ति कुर्की की जा चुकी है। अवैध कमाई से बनाई गई इमारतें जमींदोज की जा चुकी है, मगर 17 ऐसे माफिया भी है जिन पर यूपी पुलिस मेहरबान है। इनमें 12 पर कार्रवाई का कोर पूरा करते हुए उनकी ओर से आंखें मूंद ली और 5 ऐसे जिन पर रहम खाते हुए उन्हें बख्श दिया गया है।
जी हां, जिन जिलों की पुलिस ने इन माफियाओं पर नरमी बरती, अब वे भी सख्ती की जद में आ गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने उनसे जवाब तलब किया है। इसमें गोरखपुर मंडल की गोरखपुर और देवरिया पुलिस का नाम भी शामिल है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।